हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। मेजरली हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ दो ही टॉपिक है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। ठीक है, हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन चीजें समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं एक ये जो आदमी खड़ा है इस पोल के डिस्टेंस से। ठीक है, और ये इसकी जो आंख ये जो देख रहा है यहाँ से, ये पॉइंट से इस पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हम लोग ये लाइन जो ज्वाइन करें हम लोग, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको, और इसको हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अनुसार इसको हम लोग कह देते हैं हॉरिजेंटल लेवल। कहीं हॉरिजेंटल लेवल लिखा होता है, कहीं पर हॉरिजेंटल लाइन लिखा होता है, तो हमको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वही ये आदमी अगर इस पोल को, इसके पोल के टॉप को देखता है, यहाँ को देख रहा है, ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनेगा, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट क्या होगा, हम देख रहे हैं कि हमारा जो हॉरिजेंटल लेवल है, हॉरिजेंटल लेवल है, उससे कुछ थीटा, ये कुछ थीटा एंगल कुछ बना रहा है। ठीक है, और ये अपने से ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब इसको अपना गर्दन थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा उस पोल को हाइट को देखने के लिए। वो जो पोल की सबसे ऊपर जो लैंप है, इसको देखने के लिए इसको क्या करना होगा, अपने गर्दन को थोड़ा उठाना होगा या अपने आंख को थोड़ा उठाना होगा। तो वो जो एंगल जो बन रही है, जो थीटा, यही कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। समझता हूँ कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस चीज को वापस से देखें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये चीजें हम लोग समझते हैं यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मैं हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट की पहले बात कर चुका है हम लोगों ने कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। और इसके लिए पहले देखिए, ये ये जो पक्षी है, ये इसका जो एम है ये चूहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल जो है ये है, ये। ठीक है, और ये चूहा को नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसका लाइन ऑफ साइट क्या है, इस बार नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट जो है नीचे की तरफ इस बार, इसको कहते हैं, ये कुछ कुछ ये एंगल थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, कुछ इन दोनों के बीच का जो ये जो एंगल जो है, ये मान लेते हैं थीटा है। ये थीटा को ही कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब है, अगर कोई आदमी अगर अपने ऊपर की तरफ देखना है, अपने अपने से ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, और वो जो हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल थीटा बनता है, उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई अगर आदमी, कोई पक्षी या कुछ भी अगर अपने से नीचे की तरफ देखता है, और वो हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल जो बनता है लाइन ऑफ साइट का, उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इस पे सिर्फ यही दो ही टॉपिक है जो कि ये सीखने वाली है। बाकी इसमें बाकी जितनी भी टॉपिक्स है वो हम लोग क्वेश्चंस करके सीख लेंगे। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। एक एक करके दोनों पे एक एक क्वेश्चंस देखते हैं, तो हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ अ लाइट हाउस। सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, या इस तरह के जो हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन करने में, कि जो ये लिख रहा है, जो क्वेश्चंस कह रहा है, उसको अच्छे तरीके से समझे। अगर उसको थोड़ी भी अगर गलत तरीके से अगर हम समझ लेंगे,
तो हमारी पूरी की पूरी आंसर ही बदल जाएगी। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम बहुत बारीकियों से इस चीज को पढ़े और एक एक चीज को समझे, पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ के समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते क्या कह रहा है। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे एक शिप है। ठीक है, इस शिप का नाम ए दे देते हैं, इस शिप का नाम बी दे देते हैं। कह रहा है ये दोनों तैर रहा है समुद्र में। ठीक है, the angle of elevation of the top of the lighthouse observed from the ships are 30 and 45 डिग्री respectively। ठीक है, हम लोग को ये नहीं पता है कि लाइट हाउस किधर है, कैसे है। लेकिन देखिए अगला हम लोग लाइन पढ़ के देखते क्या है। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, कहने का मतलब है लाइट हाउस का जो हाइट है वो 100 मीटर है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइट हाउस है ये हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि क्या है, ये बीच में है 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि यहां से और यहां से, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रहा है। ये मान लेते हैं, इसको खुद से कुछ भी दे देते हैं 30 डिग्री, और इसको 45 डिग्री। इसको भी 45, इसको भी 30 दे सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं है कि ये लेफ्ट के साइड हम 30 दिए हैं तो आप भी लेफ्ट के साइड दो 45 दोगे, उसमें आंसर में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा एक रफ डायग्राम्स हो गया। ठीक है, इससे हम आंसर कैसे निकालेंगे, हमको आंसर क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। कहने का मतलब है इस फॉर्मूले, इस डायग्राम के अनुसार हमको क्या निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए। ए बी का लेंथ, अरे वो, ठीक है, हमको ए बी का लेंथ निकालना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग हम लोग अलग अलग टीम है, इसको ए बी को हम लोग एक्स, इसको यहाँ पे कुछ ये सी पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, इसको अपने से कि आसान रहेगा, और इसको कुछ वाई बना देते हैं। ठीक है, तो ए बी जो होगा क्या वैल्यू आएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आएगा, वो हमारा ए बी का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। अब हमको क्या एक्स निकालना है और एक बार वाई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको क्या पता है, हमको हमको यहाँ पे अगर अगर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है, tan और cot। तो हम लोग tan यूज करते हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी, तो 100/x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 100/tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 100 × √3। ठीक है, x की वैल्यू आई 100 × √3। ठीक है, तो हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल रहे थे, तो y की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, 100/tan 45। तो क्या हो जाएगा, 100/tan 45 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 100, और x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 100 √3। तो x और y की टोटल वैल्यू मिला के ab की वैल्यू होती है। तो ab की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई, और x की वैल्यू कितनी आई है, 100 √3 प्लस 100, सो 100 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसको एक बार फिर से पढ़े, एक बार फिर से देखे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, आराम से समझे हो जाएगा। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक और एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग एंगल विद द वॉल पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। If the distance between foot of the ladder and wall is 5.5 meter height, find the length of the ladder। ठीक है, कह रहा है ladder is leaning against the wall। तो ये कोई वॉल है,
ये एक वॉल है मान लेते हैं, ठीक है। इट मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ द वॉल, ठीक है। एक लैडर है, वो 60 डिग्री, ठीक है, वॉल से बना रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लैडर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर क्या हुआ, ये मेरा ये हो गया, ठीक है। एंड द वॉल इज 5.5 मीटर, ठीक है। तो वॉल क्या हो गया मेरा, ये 5.5 मीटर का है ये, ठीक है। डिस्टेंस जो है लैडर के फुट के और वॉल से 5.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि हमको इसका लेंथ एल जो है वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लैडर है जो कि अगेंस्ट क्या कहते हैं, वॉल के अगेंस्ट खड़ा है। इट मेक 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। यह 60 डिग्री वॉल से बनाया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड द लैडर इज 5.5 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द लैडर ये है और वॉल की क्या कहते हैं फुट ये है। दोनों के बीच में 5.5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। और हाँ, ये 60, ये क्या है हमारा, ये हमारा है बेस, ये हमारा है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस को मिला के हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, हाइपोटेनियस और बेस को मिला के हम लोग जानते हैं कॉस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लगा के देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारा बी बाई एच। तो बी कितना है हमारा 5.5 अपॉन एच कितना है एल, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.5 अपॉन कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है। तो 2 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 11 मीटर, यानी कि वैल्यू ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान आसान तरीके से बनते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टफ वफ कुछ नहीं आता है। बस ये था एंगल ऑफ एलिवेशन पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे भी देख लेते हैं, ठीक है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे हम समझा देते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसी क्वेश्चंस को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन से करते तो क्या ऐसा आता, ठीक है। देखते हैं करके। बस क्वेश्चन में थोड़ा ये चेंजेस कर देते हैं कि ये 62 डिग्री वॉल जो है ये यहां से बना रहा है, देखो ये यहां से अगर 60 डिग्री बनाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल साइड हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। और इससे नीचे की तरफ जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये हमारा 5.5 मीटर था ही, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होता ही है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 180 होता है। तो 90 60 प्लस 30, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर सेम काम करेंगे, बस यहाँ पे cos 60 की जगह क्या हो जाएगा हमारा cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos 30 की जगह हो जाएगा, हम लोग को ये निकालना है, तो L बाई 5.5, ठीक है। सॉरी, L बाई 5.5 गलती लिख दिया मैंने, L बाई 5.5 नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे, इसको L बाई 5.5 की नहीं 5.5 बाई एल लिखेंगे, क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनियस होता है ना, B बाई एच, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 5.5 अपॉन कॉस 30, ठीक है, कॉस 30। तो 5.5 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो √3 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 बाई √3 मीटर। यही क्वेश्चन को हम लोगों ने
एंगल ऑफ डिप्रेशन से सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 11/√3। बहुत आसानी से है, एकदम छोटी-छोटी चीज़ों को छोटी-छोटी जो एक-एक लाइन है उसको तोड़-तोड़ के क्वेश्चंस बनाओ, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है? फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।